हे गाइस वेलकम बैक। तो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ और 3-4 फिनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब भी कोई कंपनी का हम डिस्कस करते हैं तो पहले तो सबसे पहले मैं उनका बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ, फिर उनका नंबर्स क्या है, फिर ऑफ कोर्स लाइक कौन से डिवीजन उनका अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, और अगर मैं से रिजल्ट ट्रैक करते करते कॉन कॉल भी सुन लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ उसका भी इनसाइट बना के देता हूँ। लेकिन ये जो 4 कंपनी है इनका तो ऑफ कोर्स मैंने आई गेस ये लोग तो कल परसों ही सबका नंबर्स आए हैं, तो अभी तक कॉन कॉल नहीं सुना, लेकिन ऑफ कोर्स इनका पीपीटी मैंने पढ़ लिया, प्रेस रिलीजेस पढ़ लिया, एंड ऑफ कोर्स इनका सिंस मैं इतने मतलब क्वार्टरों से इनको ट्रैक कर रहा हूँ, सो मैं क्या करता हूँ कि लाइक वो जो रीसेंट पास्ट की बातें हैं और कंपनी कैसे उसके अनुसार परफॉर्म कर रही है तो वो भी मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा के देता हूँ। ठीक है, तो अभी चलिए, अभी जो सबसे पहला कंपनी है उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है ना, आदित्य बिरला कैपिटल को आप एक कॉन्ग्लोमरेट की तरह सोच सकते हो जहां पे बहुत सारे सब डिविजन है। ठीक है, उनका एक एनबीएफसी आर्म है जहां पे वो बिजनेस लोन्स देते हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद उनका एक हाउसिंग फाइनेंस का डिवीजन है, फिर उनके पास उनका स्टॉक ब्रोकिंग का एक डिवीजन है, फिर वो लोग अपना इंश्योरेंस भी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गई जिससे वो प्रीमियम वगैरह लेते हैं, और फिर ऑफ कोर्स उनका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी है। आपने देखा होगा आदित्य बिरला का जो स्टॉक ब्रोकिंग वाला कंपनी आदित्य बिरला मनी वो भी सेपरेटली लिस्टेड है, और आपने देखा होगा आदित्य बिरला जो एएमसी है, राइट, तो जिसको हम बोलते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो भी लिस्टेड एक कंपनी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सारे कंपनीज है इनका बाप है आदित्य बिरला, ठीक है, कैपिटल, इस तरीके से अब देखो। ठीक है, अब सोचिए मतलब क्या है कि ये बाप तभी पैसा बनाएगा जब लेट से इनका जो बेटे है, मतलब बेटे बेटियां है, सब ये पैसे बनाएगा, राइट। तो इट्स बेसिकली लाइक अ कॉन्ग्लोमरेट, लाइक से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व, जैसे बजाज फिनसर्व के अंडर बजाज फाइनेंस आता है, और जो बजाज का जो मेन होल्डिंग ग्रुप कंपनी है उसमें जैसे बजाज फाइनेंस भी आता है, फिनसर्व भी आता है, बजाज ऑटो भी आता है, तो आदित्य बिरला कैपिटल एकदम तो उसके तरह है। ठीक है, एकदम एक पेरेंट कंपनी है। अब आप बोलोगे कि लाइक इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन कैसे है, तो आदित्य बिरला कैपिटल का जो मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो उनके एनबीएफसी से आता है। जैसे मैंने बोला उनका जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कमर्शियल जो ये लोन्स वगैरह देते हैं, पर्सनल लोन्स हो जाता है, तो यहाँ पे इनका मेन सोर्स ऑफ उनका मतलब आदित्य बिरला कैपिटल का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज यहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद कहाँ से पैसा आता है इनका, फिर उनका आता है एसेट मैनेजमेंट के डिवीजन से, मतलब ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, फिर उसके बाद आता है इनका हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से। ठीक है, फिर आई थिंक इनका स्टॉक ब्रोकिंग और अपना इंश्योरेंस वाला डिवीजन से आता है। सो ये जो कंपनी है आदित्य बिरला का जो कैपिटल का नंबर्स आए Q2 में, तो क्या नंबर्स तो अच्छा ही आया है। सो इफ आई टेल यू द नंबर्स, इनका ओवरऑल सेल्स, कंसोलिडेटेड सेल्स, मतलब सबको मिला के बता रहा हूँ, कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रू 36% YOY इन Q2, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज में मिला है, मतलब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई थिंक ग्रू 42-44% के आसपास YOY इन Q2। ठीक है, तो इनका नंबर्स तो अच्छे ही है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से डिवीजन अच्छा हुआ बुरा हुआ वो देखना है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे बढ़िया डिवीजन जो है इनका वो है इनका एनबीएफसी का डिवीजन। अब एनबीएफसी में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां जो मैंने यहाँ पे मतलब प्रॉपर्ली लिख के भी रखा है, जो उन्होंने पीपीटी में क्लियरली बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एनबीएफसी है वो बिजनेस लोन्स देता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिजनेस लोन्स का जो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट होता है वहां पे उन्होंने वो उस रेट से डिसबर्स नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब अनसिक्योर्ड कुछ भी हो जाए तो आदित्य बिरला का जो एनबीएफसी वाला पार्ट है वो उतना उस तरीके से उसको पुश नहीं कर रहे, और उसके साथ साथ पर्सनल लोन्स भी ये लोग उसमें भी पुल बैक कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, राइट, कि मतलब रिसेंटली, मतलब इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ये जो पूरे अनसिक्योर्ड साइड ऑफ द लेंडिंग है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज में प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। आरबीआई आके बहुत सारे कमेंट्री मारे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने क्या किया, जो पर्सनल लोन और ये जो कंज्यूमर लोन का जो बुक है, राइट, मैं आपको अगर नंबर भी बता दूं, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बुक फेल 18% YOY, और इन्होंने पूरा फोकस कहां पे कर रहे हैं, शिफ्ट कहां पे किया है, एकदम सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स पे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर किसी को बिजनेस लोन चाहिए तो उसका लेट से फॉर एग्जांपल उसका घर और उसका जमीन एज अ कोलैटरल चाहिए, वरना आदित्य बिरला कैपिटल अभी उस जगह में फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया इनका बात। और दूसरे साइड में अगर मैं एनबीएफसी का और थोड़ा आगे जाके बोलूं कि लाइक वो जो पूरा जो एनबीएफसी है, आई थिंक दैट एनबीएफसी ग्रू 24-25% इन टर्म्स ऑफ AUM, और उनका एसेट क्वालिटी में कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर मैं देखूं कि उनके जो सब डिविजन है, जैसे मैंने
मैंने बताया बिजनेस लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, सिर्फ पर्सनल लोन्स का उनका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, इसीलिए तो वो वाला बुक को ये रिड्यूस कर रहे हैं। गॉट इट? मतलब कोई एक पर्टिकुलर बुक को रिड्यूस क्यों करेगा? आपने देखा होगा कि उज्जीवन भी कोशिश कर रहे हैं जो अनसिक्योर्ड जो उनका माइक्रो फाइनेंस बुक है उसको घटाना, बिकॉज उसमें एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। आप देखोगे बंधन बैंक भी वही कर रहा है। तो बेसिकली क्या आप देखोगे, इवन इंडसइंड बैंक भी अपना माइक्रो फाइनेंस बुक को घटा रहा है, बिकॉज उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। जनरली फाइनेंशियल्स का ये बिहेवियर का पार्ट ही होता है कि जब भी कोई वन पर्टिकुलर सेगमेंट में उनको प्रॉब्लम दिखता है तो वो क्या करता है, वो पुल बैक करता है, मतलब डिसबर्स तो करता ही नहीं है, उल्टा जो एग्जिस्टिंग लोन्स है वहां पे कलेक्शन बढ़ा देता है, ठीक है, और कोशिश करता है वो बुक, बिकॉज वो बुक जितना छोटा हो जाएगा आपका एसेट क्वालिटी भी उतनी जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। तो इनका ऐसा वाला ही सीन है, ठीक है। अब देखिए अब लेकिन ओवरऑल जो उनका जो एनबीएफसी है, ठीक है, वो एनबीएफसी जो ये बिजनेस लोन्स दे रहा है स्पेशली इन द सिक्योर्ड पार्ट, वहां पे एसेट क्वालिटी में उतना कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, एसेट क्वालिटी इज वेल अंडर कंट्रोल। दूसरे साइड में इनका जो हाउसिंग फाइनेंस का जो कैटेगरी है उसमें भी आई थिंक मेजॉरिटी ये लोग अफोर्डेबल होम लोन्स ही देते हैं, वहां भी इनका डिसबर्सल ठीक ठाक हो रहा है और वहां पे भी इनका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी एनबीएफसी में कोई एक सेगमेंट में प्रॉब्लम आता है तो आपको हाई प्रोविजन करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इफेक्ट होता है। तो यहां पे भी वही हुआ, सिंस पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम दिख रहा है, स्पेशली इन द पर्सनल लोन सेगमेंट, इसी वजह से आप देखोगे इनको प्रोविजन ज्यादा करना पड़ा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आदित्य बिरला का जो एनबीएफसी जो कि मेन आर्म है, राइट, सो यहाँ पे इनका आरओई का नंबर हैज कम डाउन। लास्ट ईयर आई थिंक द एनबीएफसी का आरओई वाज 18%, अभी कुछ 15% है। तो कोई भी फाइनेंशियल का अगर आप देखोगे ना कि अगर उसका आरओई का नंबर नीचे की तरफ आ रहा है, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन, ठीक है। बट अगेन हैविंग सेड दैट कि क्या ही कर सकते हो, बिकॉज आपको अगर ज्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा, आपका अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट करेगा। एंड आरओई का तो न्यूमरेटर है ही आपका नेट इनकम, सो बेसिकली नेट इनकम गेट्स हिट तो आरओई भी हिट होता है। सो ये हो गया बात। अब देखिए, अब दूसरे साइड में अगर मैं इनका जो तीसरा डिवीजन है जो सबसे बड़ा है वो है उनका एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। अब देखिए वो एएमसी का नंबर देख के अच्छा लगता है कि लाइक ओके फाइन, इनका एयूएम बड़ा है बाई 23-24%, सेल्स बड़ा है उस रेट से। लेकिन हमारा जो एएमसी का स्पेस है, फिर लुक एट एचडीएफसी एएमसी, निपॉन, फिर आपका यूटीआई एएमसी का नंबर्स देखोगे, ऑल द एएमसी कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो इफेक्टिवली आदित्य बिरला सन लाइफ AMC is losing market share. Got it? मतलब how do you know कि like you're gaining or losing market share? मतलब अगर से इंडस्ट्री 35-40% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, and you are growing below that level, मतलब you're losing market share। और अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 35-40 and you're let's say growing at 55% जो निपॉन एएमसी कर रहा है, इसीलिए आप देखोगे निपॉन एएमसी इज कैप्चरिंग मार्केट शेयर और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इज लूजिंग मार्केट शेयर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कोई भी एएमसी कंपनीज हो या कैपिटल मार्केट्स लिंक्ड कंपनीज हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो, यहाँ पे सबका ही नंबर्स 40-50% के रेंज में अगर आ रहा है और जिसका लेट से 30% या उसके नीचे आ रहा है, मतलब दे आर्ट गेनिंग मार्केट शेयर इन द कैपिटल मार्केट्स में जहां भी वो हो, मतलब वो एएमसी हो या से फॉर एग्जांपल वो लेट से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो ये रहा, मतलब ओवरऑल देखो, ओवरऑल नंबर्स तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें वही देखना पड़ेगा क्योंकि उनका एनबीएफसी का जो आर्म है वहां पे पर्सनल लोन्स का आगे जाके क्या होगा, बिकॉज दैट बुक इज रिड्यूसिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड पर्सनल लोन्स का, राइट। तो आगे जाके आरओई और घट सकता है, वो एक इशू है। एंड दूसरे साइड में इनका जो एएमसी वाला बिजनेस है, राइट, आई वांट दिस एएमसी वाला बिजनेस टू डू एटलीस्ट एट पार विद द एएमसी इंडस्ट्री ना। मतलब इंडिया में जो एसआईपी का जो रजिस्ट्रेशंस का जो ग्रोथ हो रहा है, राइट, मतलब पूरा सिस्टम का जो एयूएम का ग्रोथ हो रहा है, इफ द एयूएम ऑफ योर एएमसी इज ग्रोइंग एट अ लेसर पेस देन द सिस्टम एयूएम, देन देयर इज प्रॉब्लम। ओके, तो ओवरऑल कंपनी में देखिए उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक सेल्स 36% एंड पैट 42% से ग्रो किया। लेकिन ऑफ कोर्स अंदर अगर हम देखेंगे तो इनका जैसे हाउसिंग फाइनेंस का डिवीजन अच्छा कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, इनका जो ग्रॉस वैल्यू प्रीमियम जो ये ऐड कर रहे हैं, प्रीमियम का भी ढंग का ही ग्रोथ हो रहा है डबल डिजिट्स में। लेकिन हैविंग सेड दैट आगे जाके हमें देखना यही पड़ेगा कि उनका ये जो एएमसी बिजनेस, बिकॉज इनका एएमसी बिजनेस का अगर मैं थोड़ा सा कहानी बता दूं, बिकॉज आई ट्रैक दैट कंपनी ऑल्सो, वो भी लिस्टेड है ना अलग से। तो उनका क्या हुआ था, 1-1.5-2 साल पहले ना इनका एएमसी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो ऑफकोर्स क्या होता है ना, मार्केट में लोग एएमसी से पैसा निकाल लिया, एयूएम घट गया, राइट, बिकॉज वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। और अगर आपका जो मेन फंड है वही अंडर परफॉर्म करता है तो क्या होगा, फिर कंपनी को आके अपना फंड मैनेजर्स को बदलना पड़ा, सिस्टम को थोड़ा रिजिक करना पड़ा। लेकिन आज भी ग्रोथ है,
20-25-30% के आसपास का ग्रोथ है, लेकिन फिर भी अगर सिस्टम ही 35-40, बिकॉज इफ यू लुक एट एचडीएफसी एएमसी, आई थिंक एचडीएफसी एएमसी तो 35-40% के रेंज में ग्रो किया। सो और उसका कुछ 12% के आसपास मार्केट शेयर है, वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स है। तो इफ यू आर ग्रोइंग एनीवेयर लेसर देन एचडीएफसी एएमसी का ग्रोथ जो ये कर रहा है, सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, सो दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये मार्केट शेयर गवा ही रहा है ना। तो ये हो गया आदित्य बिरला कैपिटल का। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा बिकॉज ये बहुत बड़ा बिजनेस है ना, इतने सारे सब डिविजन्स है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बिजनेस इज इन गुड शेप। बट ये सब जो बीच बीच का पर्सनल लोन का डिवीजन इन एनबीएफसी एएमसी, ये सब हमें देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का एक अलग से कंपनी है, उसका नाम है एप्टस वैल्यू। ठीक है, अब एप्टस का 2 डिवीजन है, 80% ऑफ होम लोन्स, मतलब 80% ऑफ लोन्स जो लोन बुक है उनका, वो अफोर्डेबल होम लोन्स को जाता है। ठीक है, और ये जो अफोर्डेबल होम लोन्स मतलब कि इनका टिकट साइजेस होता है 10 लाख के नीचे, ये सारे गांव वाले को, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में ज्यादा रहते हैं। और एप्टस एक साउथ बेस्ड एक लेंडर है जो कि धीरे धीरे करके नया शहरों में नया जगह में जा रहे हैं। आई थिंक ये लोग रिसेंटली महाराष्ट्र और उड़ीसा में दोनों ऐसे स्टेट में वेंचर किया और वहां भी ब्रांचेस एग्रेसिवली खोल रहा है। तो 80% ऑफ देयर बुक एप्टस का है, एयूएम जो है, लोन बुक या एयूएम जैसे भी बोलोगे, वो है अफोर्डेबल होम लोन्स में। बाकी जो 20% है उनका एक एनबीएफसी है जहां पे ये लोग स्मॉल बिजनेस लोन्स देते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे दुकानदारों को, ये सब्जी मंडी में लेट से अगर किसी का सब्जी का दुकान है तो उसको देते हैं। तो स्मॉल बिजनेस लोन इज 20% एंड जिसको आप एमएसएमई लोन्स बोल सकते हो, और 80% इज अफोर्डेबल होम लोन्स। तो एप्टस का देखिए, एप्टस का भी जैसे हमने देखा होगा कि लाइक इससे पहले इंडिया शेल्टर और आपका इसका भी नंबर आया था ना, आपका क्या नाम है, होम फर्स्ट फाइनेंस का। तो एप्टस का भी इन दोनों कंपनीज के तरह एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑफ कोर्स हमें तो अभी सबसे पहले एसेट क्वालिटी का बात करनी है, बिकॉज सिस्टम में आप देख ही रहे हो, राइट, माइक्रो फाइनेंस हो, बहुत सारे एसएमई एमएसएमई कंपनीज का भी एसेट क्वालिटी खराब होते जा रहे हैं, लेकिन एप्टस के एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एप्टस का ग्रोथ मोमेंटम अभी भी है, मतलब उनका जो ओवरऑल लोन बुक है दैट ग्रू 27% ऑन अ वाईओवाई बेसिस। अब एप्टस का मैनेजमेंट हमेशा बोलता था कि हम लोग 30% के आसपास ग्रो करेंगे। सो टू ग्रो एट 27% मतलब यू आर इन लाइन विद द गाइडेंस, एंड स्पेशली ऐसे सिचुएशन में, राइट, जब आप देख रहे हो कि दूसरों का पेस ऑफ ग्रोथ घट जा रहा है, कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है, डिसबर्सल घट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो 27% ग्रोथ इज प्रीटी गुड। एंड उसके साथ साथ इफ आई टेल यू द जीएनपीए नंबर स्लाइटली बढ़ा है, मतलब अभी 1.2% है। ठीक है, वर्सेस 1.1% था इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल। ये आपने देखा होगा कि लाइक इंडिया शेल्टर का भी वही है, स्लाइटली बढ़ा है। ठीक है, बट ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है, राइट। अच्छा, और अभी अच्छे बात करते हैं एप्टस का, जैसे इनका ग्रोथ मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, इनका आरओई नंबर कीप्स गोइंग अप। ठीक है, जैसे मैं बताया आपको, ठीक है, कि कोई भी कंपनी का अगर आरओई का नंबर ऊपर जा रहा है, मतलब एट अ बर्ड्स आई व्यू द पिक्चर इज गुड एंड द पिक्चर इज गेटिंग बेटर। ठीक है, बिकॉज किसी का एसेट क्वालिटी खराब करके कभी कोई आरओई नहीं बढ़ा सकता, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट इवन मैथमेटिकली पॉसिबल। सो यहाँ पे क्या है, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनका आरओई का नंबर फ्रॉम 15.5 से अभी 17, आई थिंक 17% भी क्रॉस कर गया। हाँ, अभी 18% क्रॉस कर गया, सॉरी। तो अभी आरओई 18.3% है, लास्ट ईयर इट वाज 17%, एंड प्रोबेबली 2 से 3 साल पहले इट वाज अराउंड 15% के आसपास। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं एप्टस, धीरे धीरे करके वो अपने लेवरेज को बढ़ा रहे हैं, दे आर टेकिंग इन मोर डेट। मतलब अगर आपका लेवरेज बढ़ा रहे हो, मतलब अगर आप बाजार से ज्यादा पैसा उठा रहे हो और उसको अगर आपने सही से डिप्लॉय कर रहे हो और वो पैसा आपको वापस मिल रहा है, ठीक है, और वो एनपीए नहीं बन रहा है, तो इससे क्या होता है, आपका आरओई बढ़ता है ना। बिकॉज इफ यू लुक एट द 2 पॉइंट एनालिसिस, आरओई इज इक्वल टू आरओए इनटू लेवरेज। तो इफ यू टेक इन मोर लेवरेज एंड यूज द कैपिटल वेल, बिकॉज अगर आपने कैपिटल को ढंग से यूज नहीं किया तो आपका प्रोविजन बढ़ेगा, और अगर प्रोविजन बढ़ा तो नेट इनकम घटेगा, तो सब खत्म, आरओई तो डूब जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एप्टस का क्या हो रहा है, इनका ज्यादा लेवरेज ले रहा है और उस पैसे को सही से डिप्लॉय कर रहा है। एसेट क्वालिटी जैसे मैंने बोला, जीएनपीए नंबर 1.2% है, स्टेबल है। ठीक है, एसेट क्वालिटी को ठीक रख के, क्रेडिट कॉस्ट को ठीक रख के ये लोग क्या कर रहे हैं इससे, और ऑफ कोर्स ये एप्टस वगैरह क्या है, ये सब हाई यील्डिंग होम लोन्स देते हैं ना, बिकॉज ये अफोर्डेबल कैटेगरी में है, तो इनका आरओई का नंबर इफेक्टिवली बढ़ते जा रहा है। सो आरओई बढ़ता है, आरओए घटता है विथ मोर लेवरेज। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा भी ये सब में डाउट होता है ना, तो आप मेरा फाइनेंशियल वर्कशॉप ले लो। ठीक है, मैं उसका कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। द थिंग इज यही है
कि ये सब चीजें ना मैं वो वर्कशॉप में कुछ 15-16 आवर्स लेके क्रेडिट मतलब जो भी ये लेंडिंग साइकिल और या फिर से फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट्स, ये दोनों पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल्स को मैंने 2 दिन लेके पूरा समझाया है, राइट। तो आराम से वर्कशॉप को ले लो, और मैं बता रहा हूँ वो वर्कशॉप देखने के बाद ना आपको और कोई डाउट नहीं होगा। ये कोई भी काम जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज टुडे आई एम ट्रैकिंग ओवर 130 फाइनेंशियल्स, ठीक है, अक्रॉस लेंडिंग एंड द नॉन लेंडिंग कैटेगरी, तो आप भी ये काम कर पाओगे। और बिना पेन पेपर यूज करके आपका दिमाग में एक फ्रेमवर्क हो जाएगा कि पीपीटी खोल के क्या पढ़नी है, कॉन कॉल खोल के क्या पढ़नी है, क्या क्या देखनी होती है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ 699 रुपीज का है ना, मतलब आप अगर आप अपने फैमिली के साथ बाहर चखना खाने भी जाओगे तब भी 699 के ऊपर लगता है, ठीक है। और आपको एक पूरा जिंदगी का एक लाइफ स्किल सेट मिल रहा है, ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सो एनी विच वे, तो अभी कमिंग बैक टू दिस, तो एप्टस का बेसिकली देखो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27% का लोन बुक, एसेट क्वालिटी ठीक है, आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कंपनी एकदम सही है। आपने देखा कि एक पैरामीटर्स पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, वही मैं वर्कशॉप में ना एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरा सीमेंट की तरह वो चीजें फिट हो जाए। सो एनी विच वे सब कुछ ठीक है। और ऑफकोर्स हमें अब देखना है कि एसेट क्वालिटी आगे जाके खराब होगा कि नहीं होगा, उससे हम देखते हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, वो भी 99% के ऊपर है। तो अगर कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आगे जाके हमें प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आता है तो तभी हमको लगता है क्या कि आगे जाके लोग शायद डिफॉल्ट करें, तो उसके लिए आज प्रोविजन करना पड़ता है, तो क्रेडिट कॉस्ट आज बढ़ जाता है। लेकिन एप्टस का वैसा कोई सीन नहीं है, और इनका स्केल भी अच्छा ही कर रहा है। इनका जैसे 290 के आसपास अभी ब्रांचेस हो गया, और इसी क्वार्टर में ये लोग आई थिंक 25 के आसपास ब्रांचेस खोल दिया, ठीक है। सो इफेक्टिवली देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये 250 के ऊपर कुछ और 100 के आसपास ब्रांचेस ऐड कर ही सकता है। सो इनका ब्रांच एक्सपेंशन रेट इज ऑल्सो प्रेटी गुड, राइट, 30-40% से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको ब्रांच एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एकदम पीपल इन द बॉटम स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी। तो ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाए, एनबीएफसी, उसमें भी अगर आप देखोगे छोटे छोटे एसएमई, एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन गेम, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी सम सेक्शन जहां पे प्रॉब्लम आएगा, जो आप माइक्रो फाइनेंस में आप देख रहे हो। लेकिन सोचो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हो और पूरा ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ गया तो यू कैन इवन गो बैंकरप्ट, मतलब आपका पूरा इक्विटी बेस गायब हो जाएगा, फिर आप तो मतलब खत्म, राइट, आपका तो फिर दुकान में लॉक एंड की लग जाएगा। सो एनी विच वे, तो एप्टस का सब कुछ ठीक है। आई रियली लाइक द नंबर्स ऑफ एप्टस, जैसे मुझे होम फर्स्ट फाइनेंस और इंडिया शेल्टर का लगा था। अब हम बात करते हैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, मतलब मुथूट माइक्रो फाइनेंस, बट अगेन हैविंग सेड दैट सबके जैसा इनका भी प्रॉब्लम है इन अ वे के लिए, एसेट क्वालिटी खराब हुआ, इसके वजह से प्रोविजंस बढ़ाना पड़ा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट गया, एंड ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ी पंप करोगे ज्यादा पैसा तो इनका लोन बुक का ग्रोथ रेट भी घट गया। तो समझ में आ रहा है सेम पैटर्न है अक्रॉस माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ऐसा कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है विच इज इंसुलेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम हियर, ठीक है। सो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का अगर मैं नंबर्स थोड़ा बहुत आपको बताऊं, पहला है कि लाइक इनका लोन बुक 25-30% से बढ़ता था, अभी बढ़ता है 15% से, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट। कोई स्पीड, मतलब सभी अपना गाड़ी का स्पीड घटा देगा ना, अगर लेट से सबको लगता है कि लाइक आगे जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तो, राइट। दूसरा चीज है एसेट क्वालिटी खराब हो गया, जीएनपीए नंबर इज गॉन अप, एंड सिंस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनको प्रोवाइड करना पड़ा, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैनेजमेंट और भी प्रूडेंटली यहाँ पे और भी प्रोवाइड कर दिया, जितना करना था उससे ज्यादा किया। वाई? बिकॉज इनको पता नहीं है कि आगे जाके और भी एस्केलेट हो सकता है बात। सो बेसिकली क्या है, जितना ज्यादा प्रोविजन करोगे उतना आपका पैट और आरओई घटेगा, तो इनका वही हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन किया तो अभी मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आरओई हैज कम डाउन टू 8%, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज 23%। सो नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड के लाइक अगेन सेम स्टोरी, राइट। जो मैंने आदित्य बिरला का जो एनबीएफसी वाला आर्म था, राइट, वहां भी जैसे आपने देखा कि आरओई 18 से 15 हुआ, इनका आरओई क्या हुआ 23 से 8। अब इनका आरओई इतना ज्यादा क्यों गिरा? बिकॉज डायरेक्ट प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस में है। आदित्य बिरला का जो एनबीएफसी है वो बच गया बिकॉज उनका कोई एनबीएफसी का आर्म नहीं है, एनबीएफसी वालों सॉरी उनका कोई माइक्रो फाइनेंस का आर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं उनका हालत बहुत ही खराब हो रहा है। सो ये हो गया बात। अब देन अगेन हैविंग सेड दैट, मतलब पॉइंट वही है, यहाँ पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का मैनेजमेंट वो बता रहा है कि लाइक हमारा एनपीए नंबर इंडस्ट्री के एनपीए नंबर से अभी भी बेटर है, वी आर डूइंग बेटर एंड ऑल दैट।
बट क्या होता है ना, ये ट्रू है, मतलब ये झूठ नहीं बोला है, सही बोल रहा है। बट क्या होता है ना, बुरे सिचुएशन में लोग ऐसे मतलब कहानियां रचने लगते हैं, ऐसे बहुत कुछ बोलने लगता है। अब देखो प्रॉब्लम सब में है, किसी में प्रॉब्लम ज्यादा है, किसी में प्रॉब्लम कम है। अब आगे जाके वही देखना पड़ेगा कि जब माइक्रो फाइनेंस का साइकिल फिर से घूमेगा फॉर द पॉजिटिव, तो विच आर द कंपनीज दैट विल लीड द चार्ज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जांपल जिनका लेट से कलेक्शन टीम बहुत अच्छे से काम करेगा अभी, ठीक है, और से फॉर एग्जांपल जो बैड लोन्स हो रहा है वो जो प्रोवाइड करके रखा, आगे जाके मुझे देखना है कि कितना कंपनी कलेक्ट कर करके प्रोविजन को रिवर्स कर पाए, ठीक है। ये हो गया पहला चीज। एंड दूसरे साइड ऑफ कोर्स राइट कि लाइक अगर आपके कंपनी में लेट से कैपिटल बेस अच्छा है, अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई है, तो जब साइकिल घूमेगा मतलब उसके बाद क्या होगा, फिर से यू कैन स्टार्ट पंपिंग द मनी, है ना। तो वही देखना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट मतलब हाँ, मतलब अभी तो सारे माइक्रो फाइनेंस से तो मतलब बहुत ही दूर रहना है, ठीक है। अब सारे स्टॉक सस्ता इसीलिए लग रहा है बिकॉज इंडस्ट्री का इतना बुरा हालत है, नोबडी वांट्स टू बी देयर। सो जो लोग ये माइक्रो फाइनेंस में घुस के बैठे हैं, दे कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि भाई हमेशा ट्रैक करो, ठीक है, ट्रैक करो। और अगर आप देख रहे हो कि उस कंपनी का एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़ाया और आपने देखो कि डिसबर्सल बढ़ाने लग गया, आरओई का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगले दिन डालो ना वो देख के। मतलब थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा ठीक ही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो पूरा राइड आपका ना, रादर देन आज आप बैठे रहोगे एक पर्टिकुलर स्पेस में उम्मीद पे, और लेट से अगला 12 महीने भी ये साइकिल घूमता नहीं है, तो क्या हुआ, आपका पूरा पैसा अटक गया और दूसरे जगह में आप पैसा डाल के बना सकते हो, लेकिन वो भी नहीं किया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ धंधे को ट्रैक करो, कभी ऐसा मत करो कि लाइक एक जगह में एकदम एक फिक्स्ड मेंटालिटी लेके बैठे रहो, ठीक है, कि भाई ये तो जिस दिन घूमेगा मैं उस दिन सबसे पहले पैसा बनाऊंगा। तो ये माइंडसेट में एक्चुअली क्या होता है, पीपल लूज अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन द मार्केट। सो अब लास्ट में एक बैंक का बात करते हैं, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक, ठीक है। ये एक रीजनल काइंड ऑफ अ बैंक है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है इन अ वे के लिए। इसमें एसेट क्वालिटी का इशू नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ की इशू है। ये बैंक में हमेशा ग्रोथ का इशू ही था, अभी भी है। मैं सिर्फ ऐसे ही ट्रैक तो करता हूँ सारे फाइनेंशियल्स को ना, तो इसलिए मैंने करके दे दिया। सो बेसिकली देखो यहाँ पे इनका लोन बुक का ग्रोथ इज ओनली 10%, ठीक है। अब 10-11% का लोन बुक में क्या पैसा बनेगा, है ना। ऑल्दो इनका एसेट क्वालिटी ठीक है और इनका से फॉर एग्जांपल आरओई 13-14% के आसपास है, लेकिन आपका लोन बुक 10-11% से ग्रो कर रहा है। मतलब इट्स लाइक सेइंग कि लाइक अगर आप निफ्टी का ईपीएस देखोगे, अर्निंग्स देखोगे, तो निफ्टी का ईपीएस का ग्रोथ इज बिटवीन 10 and 12 and 13%। सो व्हाई वुड आई वांट टू हैव अ सेपरेट कंपनी में होल्डिंग, राइट, उसका स्टॉक लू जिसका लोन बुक या सेल्स ग्रोथ है उसी रेट में या उससे कम रेट में। मतलब क्या, मतलब नहीं तो मैं निफ्टी ले लूं ना, निफ्टी कितना सेफ है मेरे, इट गिव्स मी अ बास्केट ऑफ से 50 कंपनीज एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे मैं वॉलेटिलिटी लूं, इतना लड़ाई करूं फॉर व्हाट, 8-10%, तो वही वाला पॉइंट है। तो इनका भी वही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट अप बाई अराउंड 10% के आसपास। और क्या ही बोले, इनका और कुछ तो है नहीं, ठीक है। मतलब डिपॉजिट का ग्रोथ इनका होता नहीं है, डिपॉजिट का ग्रोथ एकदम फ्लैट है। और आपको तो पता ही है राइट कि अभी एक हाई इंटरेस्ट रेट सिचुएशन में डिपॉजिट और भी प्राइसी हो गया है, तो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मेनी फाइनेंशियल्स टू गेट लो कॉस्ट डिपॉजिट। सब तो ऐसे टर्म डिपॉजिट वगैरह किए जा रहे हैं। वही वो आईसीआईसीआई बैंक वाला भी रोता है कॉन कॉल में यही बोल के, और इंडसइंड बैंक वाला भी कॉन कॉल में यही बोल के रो रहा है कि भाई मतलब, इसीलिए आप देखोगे किसी का कासा में ग्रोथ नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, सब टर्म डिपॉजिट। जो डिपॉजिट का ग्रोथ आ भी रहा है वो टर्म डिपॉजिट से आ रहा है, ठीक है। कुछ एनोमलीज है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। आई वुड से दीज आर द टू बैंक्स दैट आर डूइंग द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द डिपॉजिट बुक। बट ये सब आप देख रहे हो ना, मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एंड ऑल दैट, इनमें डिपॉजिट का कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो मतलब डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं था कि लोन बुक तुम कहां से ग्रो करोगे। सो एनीवे चलिए, तो ये 4 कंपनी हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल, एप्टस, मुथूट और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। जैसे मैंने आपको बताया इन द मिडिल ऑफ द वीडियो, मैं वर्कशॉप का नीचे लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप आराम से उसको बैठ के देखना, कोई बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए कुछ ऑलमोस्ट 2500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। और अभी तक कितने लोगों ने वो वर्कशॉप देखने के बाद कुड एक्चुअली ट्रैक हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस ऑन देयर ओन। और यही तो आपको करना है ना, इंडिविजुअल कन्विक्शन बिल्ड करनी है, रादर देन आप ऐसे स्टॉक्स खरीदो और दूसरों को डीएम करके पूछो कि क्या करनी है, या पैनिक करो, या बीपी बढ़ जाए, या फिर आपको ये सेक्टर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगे कि आप उसको छुओ ही मत। लेकिन आई कैन टेल यू दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। अभी थोड़ा सा पेन, थोड़ा क्या, बहुत सारा पेन में चल रहा है, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना, ये पेन के थ्रू अगर आप देखोगे तो आप और भी ज्यादा रेड फ्लैग्स को ट्रैक कर पाओगे, जो वर्कशॉप में मैंने एकदम क्लैरिटी के साथ समझाया, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स कोई अगर आपको सवाल होता है या कोई भी अगर आपको डाउट होती है, कोई भी अगर आपको कमेंट करनी है, तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।